हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग इन्वायरमेंट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र और उसके घटक। इससे पहले हमने इकोलॉजी और उसके घटकों को देखा था। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस सब्जेक्ट को आप उतनी ही आसानी से समझ लोगे जितनी आसानी से आप जो है इनको अगर आप समझ गए। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है इसको पढ़ सकते हो। कभी कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। तो मैंने आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, आप उसको देख लेना एक बार और एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया था कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम में जैसे एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, और हमारा जो है नर्वस सिस्टम है, उसके बाद श्वसन तंत्र है, कई सारे जो है आपको सिस्टम बताए थे। तो आपको पता है कि हर सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को करते हैं। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें हमारा मुख, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और सभी जो है अपना कार्य करते हैं, तब जो है हमारा पाचन कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से किसी भी सिस्टम में जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर एक निश्चित कार्य को संपादित करते हैं। अगर वो अवयव, वो एलिमेंट्स, वो तत्व इन्वायरमेंट्स के हैं तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझना कैसे, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और ये जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये हो गए हमारे, इनको हम कह सकते हैं तत्व, अवयव, एलिमेंट्स। ठीक है, ये है इनके बीच में एक निश्चित रिलेशन, निश्चित संबंध, और ये जो है मिलकर एक निश्चित कार्य को, एक निश्चित कार्य को संपादित करते हैं, निश्चित कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सिस्टम होता है। और अगर ये अवयव, ये एलिमेंट्स, ये तत्व किसके हैं, एनवायरमेंट्स के हैं, पर्यावरण के हैं, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, इको सिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, इसमें होता है जैविक समुदाय, जैविक समुदाय प्लस भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और भौतिक अर्थात अजैविक दोनों ही घटक शामिल होते हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक निश्चित कार्य को संपादित किया जाता है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। ठीक है, फिर से समझा दी है। इसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझको मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा और आसान शब्दों में आपको इसको बताऊं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हमारी बात है इकोसिस्टम के घटक पे। ठीक है, इकोसिस्टम के घटक, फैक्टर देखेंगे आज हम। तो पारिस्थितिक
तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक पे हम बात करने वाले हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक में है हमारे जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा है हमारा भौतिक या अजैविक घटक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, दो ही से मिलकर बना है, एक है जैविक, दूसरा है भौतिक या अजैविक। जैविक घटक को हम फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और तीसरे होते हैं हमारे अपघटक, ठीक है। ये तीन चीजें जो है हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आती है। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है। इनको हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जो डिपेंड करता है किस पे? उत्पादक के ऊपर। जो भोजन के लिए किस पे डिपेंड करता है? उत्पादक के ऊपर, जिसके पास भोजन है, ठीक है। इसमें आप किसको शामिल कर सकते हो? इसमें आप चूहा ले सकते हो, इसमें आप हिरन ले सकते हो, इसमें आप टिड्डा ले सकते हो, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। उसके बाद आएंगे हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है? जो भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें किसको ले सकते हो आप? छिपकली, बिल्ली, ठीक है, छिपकली हो गई, बिल्ली हो गई। उसके बाद तीसरे में तृतीयक उपभोक्ता, इसकी हम बात करें तो ये भोजन के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे भेड़िया, लकड़बग्घा, ये जो है किसमें आ गए? तृतीयक में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चतुर्थक उपभोक्ता, ठीक है। ये सबसे टॉप कंज्यूमर्स हैं। ये जो है किस पे डिपेंड है? तृतीयक पे डिपेंड है। लेकिन क्योंकि ये टॉप कंज्यूमर्स हैं, इसलिए ये ऊपर के किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इसमें हम शेर, बाघ, चीता, है ना, इन सबको जो है हम शामिल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपघटक के बारे में, ठीक है। आप नोट करते रहिए साथ साथ।
अब घटक की हम बात करने जा रहे हैं। अब घटक में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपघटककारी और एक होता है अपर्दनकारी। दो हैं, अपघटनकारी और अपर्दनकारी। अपघटनकारी कौन होते हैं? जो अपघटित कर देते हैं पदार्थों को, ठीक है। तो ये मृत जैविक पदार्थों को, मृत जैविक पदार्थ को अजैविक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम किसको लेते हैं? तो इसमें आ जाएंगे जीवाणु, कुछ कवक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अपर्दनकारी कौन होते हैं? तो जो मृत जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं, मृत जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे दीमक, मक्खी, केंचुआ, ठीक है, ये जो है इसमें आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब घटक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं अपना भौतिक या अजैविक घटक पे। तो आप जो है नोट करते रहिए। भौतिक और अजैविक घटक को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थ, दूसरे हैं अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और तीसरा है हमारा एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। तो भौतिक में या अजैविक घटक में हम तीन प्रकार के घटक लेते हैं, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, और एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ह्यूमस, यूरिया, इन सबको जो है शामिल कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जल, लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी जो गैसें होती हैं, गैसें इसमें जैसे O2 हो गई, CO2 हो गई, N2 हो गई, ये सब जो है हमारे अकार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा में सबसे पहले हम लेते हैं प्रकाश, उसके बाद है हमारा तापमान, नेक्स्ट है विद्युत, और लास्ट है पवन। तो आपको पता है प्रकाश हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। तापमान हमारा बायोडायवर्सिटी को रिलेट करता है कि अर्थात यहां पे जो है तापमान बहुत अधिक है, वहां पे बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। जैसे जैसे आप जो है पोल्स की ओर जाओगे, ठीक है, ठंडे इलाकों में जाओगे, तो वहां पे बायोडायवर्सिटी कम होती जाती है। उसके बाद विद्युत क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और पवन जो है, जो फूलों के परागकण होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। तो आपको जो है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको जो है याद रखना है कि ये चार्ट जो है आपको किस प्रकार से बनाना है। इसके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के ऊपर, जिसमें मैं आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में बताऊंगा। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है।
आगे अब जो है हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले खाद्य श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होती है? तो याद रखना, बहुत ही साधारण से इसकी एक परिभाषा है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का ऐसा अनुक्रम जिसमें भोज्य और भक्षण का संबंध होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या समझे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का ऐसा अनुक्रम जिनमें भोज्य और भक्षण का संबंध होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो तो इसमें क्या है कि जो हमारे उत्पादक होते हैं, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। तो इन सब का एक क्रम है, ठीक है, जिससे जो है हमारी खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। जो जीव है, जो जैव समुदाय है, वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के भोजन की पूर्ति करते हैं, वही हमारी खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। तभी तो लिखा है कि कैसा संबंध होता है, इसमें भोज्य और भक्षण का संबंध होता है, ठीक है, भोज्य और भक्षण का संबंध होता है। इसमें याद रखना, इसमें ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है, या कह सकते हो उसको, इसमें जो है ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जाती है, ठीक है, गमन करती है। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में गमन करती है, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है, जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि खाद्य श्रृंखला में, जैसे समझिएगा, ये हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, इनको हम कहते हैं उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद इनको खाते हैं कौन? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे खरगोश, बकरी, चूहा, टिड्ढा। इसके बाद इनको खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, भेड़िया, शेर, सर्प, चिड़िया। और इसके बाद इनको खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, केचुआ, किलनी, बाज। अभी इन तीनों में से किसी की भी डेथ हो सकती है किसी भी स्टेज में, ठीक है। तो इन सबका क्या होता है, मृत्यु के बाद अपघटक के जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, अपघटक जीवाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अपघटक क्या होते हैं, जो मृत जैविक पदार्थ को अजैविक पदार्थ में बदल दे। और अजैविक पदार्थ मैंने बताए थे कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपघटक जीवाणु इनकी मृत्यु के बाद इनका अपघटन कर देते हैं, कार्बनिक खाद में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। इस कार्बनिक खाद को फिर से जो है हमारे उत्पादक ग्रीन प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्रम जो है चलता रहता है और इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के भोजन की पूर्ति की जाती है और एक चेन का निर्माण किया जाता है। क्योंकि ये भोजन को पूर्ति करने वाली चेन है, इसलिए इसको खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर है।
इसके बाद हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल, फूड वेब। ठीक है, खाद्य जाल क्या होता है? पहले तो सिंपल सी परिभाषा समझिएगा कि कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। अर्थात जो हमारा खाद्य जाल है वो क्या है? वो सिंपल है कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, एक से अधिक फूड चेन जब मिलती हैं तो खाद्य जाल कहलाता है। आपको पता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? उसका ट्रांसफर होता है और जो एक दिशा में होता है, लेकिन उसके लिए कई सारे मार्ग हो सकते हैं, उसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। सपोज जैसे भेड़िया है, भेड़िया जो है खरगोश को खा रहा है, ठीक है, और माना खरगोश ना रहे तो ऐसी कंडीशन में भेड़िया क्या करने लगेगा? बकरी को खा सकता है। ठीक है, ऐसी जैसे चिड़िया है, टिड्डा खा रही है, हो सकता है जब टिड्डा ना हो तो चूहा खाए, सांप जो है टिड्डों को खाने लगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक अलग अलग माध्यम हो सकते हैं ऊर्जा के रूपांतरण के। ठीक है, सीधे भी हो सकता है, किसी और डायरेक्शन में भी हम इसको मिला सकते हैं। अर्थात भोजन की आवश्यकता की पूर्ति किसी और पथ से भी की जा सकती है। केवल एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही खाद्य श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि जितनी अधिक जैव विविधता होगी, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, ये जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतना ही अधिक क्या होंगे? खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, उतनी ही अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी। जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं उतना ही मजबूत खाद्य जाल, ये स्ट्रॉन्ग होगा। जितना मजबूत खाद्य जाल उतना ही मजबूत पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा इकोसिस्टम होगा। समझ में आया? जितनी अधिक जैव विविधता उतनी ही अधिक फूड चेन, जितनी अधिक फूड चेन उतना ही अधिक खाद्य जाल, फूड वेब, और जितना स्ट्रॉन्ग फूड वेब होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है। कैसे? कि अगर क्या हो कि कोई बाह्य प्रजाति इकोसिस्टम में प्रवेश कर जाए, इस खाद्य जाल में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न कर दे, तो अगर इसमें संभावनाएं अधिक हैं, वैकल्पिक रास्ते अधिक हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? उस बाह्य प्रजाति को खत्म कर देती हैं। ठीक है, और उस बाह्य प्रजाति की वजह से अगर किसी प्रजाति पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से उसकी आगे वाली प्रजाति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस पे क्या होता है? उसके पास ऑप्शन होते हैं। अगर बकरी की संख्या समाप्त हो जाए, ठीक है, तो भेड़िया खरगोश को खा रहा है, कोई ऐसी प्रजाति आ जाए जिसने खरगोश को नष्ट कर दिया तो भेड़िया जो है बकरी खा लेगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन, जितने सारे ऑप्शन होते हैं, हमारा बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक जीवों की संख्या में बहुत अधिक क्वालिटी, मतलब क्या बहुत सारी जो है प्रजातियां हों, तो वही हमारी क्या होती है? जैव विविधता होती है। तो जितनी अधिक प्रजातियां होंगी उतने अधिक ऑप्शन होंगे, जितने अधिक ऑप्शन होंगे उतना ही अधिक हमारा मजबूत फूड चेन होगी, वही हमारा स्ट्रॉन्ग करेगी खाद्य जाल को, और जितना अधिक स्ट्रॉन्ग खाद्य जाल है उतना ही अधिक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र
होता है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे आपको पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता पढ़ाता हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इस प्रकृति में उत्पादक जो हमारे ग्रीन प्लांट्स या कुछ शैवाल हैं, उनके अंदर ही ऐसी क्षमता है जो वो ऊर्जा व पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। अन्य सभी उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, केवल उत्पादक के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, शैवाल के अंदर ये क्षमता होती है कि वो ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। अन्य सभी क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता क्या होती है? तो इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में प्राथमिक उत्पादकों कह सकते हैं स्वपोषी ओब्लिक करके प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित ऊर्जा की कुल मात्रा पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहलाती है। इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में स्वपोषी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित ऊर्जा की कुल मात्रा ही हमारी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कितनी अधिक होगी, उसके लिए दो चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला सौर्य विकिरण की उपलब्धता, ठीक है, और दूसरा है सूर्य एनर्जी को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करने की क्षमता। ठीक है, ये दो चीजें ही डिपेंड करती हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता क्या होगी, अर्थात वहां पे सौर्य विकिरण की उपलब्धता कितनी है, और दूसरा जो वहां पे स्वपोषी हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, उनमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि विषुवत रेखा, इसे ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे ही कहते हैं हम इक्वेटर में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इक्वेटर से
ध्रुव की ओर जाने पर, पोल्स की साइड अगर जाएंगे तो जो हमारी उत्पादकता है, उत्पादकता इसमें जो है कमी आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य विकिरण की उपलब्धता कम है पोल्स पे, और इक्वेटर पे हमेशा ही साल के 12 महीने सूर्य विकिरण उपलब्ध है, तो इसलिए जो है यहां पर उत्पादकता अधिक होती है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में कमी आती है। रीजन आप समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां तो बहुत अधिक गर्मी होती है, सूर्य विकिरण भी है, लेकिन वहां की उत्पादकता भी कम है। उसका रीजन है क्योंकि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करने की क्षमता वहां के प्लांट्स में कम होती है। ठीक है, तो ये बात आप जो है समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, उत्पादकता को कैसे मापा जाता है। ठीक है, उत्पादकता को कैसे मापा जाता है, तो इसको हम देखते हैं। इकाई क्या है? मापन की इकाई वर्ग मीटर, वर्ग मीटर प्रति दिन या प्रतिदिन या प्रति वर्ष। ठीक है, या तो हम इसको ईयर में नापते हैं या पर डे में नापते हैं, पूरे वर्ग मीटर में। तो नापने की इकाई याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है क्या होती है, तो वर्ग मीटर प्रति दिन या प्रति वर्ष। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके प्रकार की। प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे सकल। सकल का मतलब होता है ग्रोस। सकल प्राथमिक उत्पादन। सकल प्राथमिक उत्पादन का मतलब हो गया ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिख सकते हो इसको। प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रोस का मतलब क्या होता है? कुल, कुल अर्थात टोटल। तो जो हमारे उत्पादक हैं, उत्पादकों द्वारा कुल संचित ऊर्जा, उत्पादकों द्वारा कुल संचित ऊर्जा, ये कहलाती है हमारी सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद आता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। जो दूसरा है वो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जब जो हमारे उत्पादक हैं कुल संचित ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, संचित ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, तो उस समय में वो श्वसन करते हैं, और उस श्वसन के दौरान, ठीक है, उस संचित ऊर्जा का जब वो निर्माण कर रहे हैं, उस दौरान जो वो श्वसन करते हैं, उस श्वसन में जो भी एनर्जी वो खर्च करते हैं, उसको अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो वो हमारा क्या होता है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, आपने 1 घंटे काम करा, 1 घंटे काम करके जो है आपने कुछ पैसे कमाए, तो अब क्या होगा कि उस 1 घंटे काम करने में आपकी एनर्जी लॉस हुई। उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको जो है उसमें से कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे खर्च करे जो है आप जो है लगातार काम कर सकते हो, तो अपने ऊपर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वो खर्चा अगर निकाल दे, 100 में से सपोज आपने 20 रुपए का जूस पी लिया अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो आपका जो शुद्ध प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 80 रुपए।
ठीक है। और जो 100 रुपए है वो क्या है, सकल। टोटल तो आपने 100 कमाए, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें से जो शुद्ध है वो हमारे 80 रुपए हैं। तो हमें समझ में आ गया शुद्ध प्राथमिक उत्पादक क्या होता है। इसमें लिख सकते हैं हम सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन में खर्च ऊर्जा की मात्रा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध प्राइमरी उत्पादन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक सेकेंडरी प्रोडक्शन पे। द्वितीयक उत्पादन क्या होता है। द्वितीयक उत्पादन की बात करें तो अगर हम अपने ग्रीन प्लांट्स को छोड़ दें, अपने उत्पादकों को छोड़ दें, उसके अलावा किसी भी पोषण स्तर में ऊर्जा का एक रूप से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो भी ट्रांसफर होता है वो हमारा द्वितीयक उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अर्थात उत्पादक को छोड़कर किसी अन्य पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण, जितनी ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है केवल किसको छोड़ के, प्राइमरी वाले को, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हमारे थे, ग्रीन प्लांट्स जो थे, उनको छोड़ के किसी अन्य पोषण स्तर से किसी दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, हमारा द्वितीयक उत्पादन कहलाता है। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको कई सारे पोषण स्तर बनाए, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, टर्सरी कंज्यूमर्स थे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जितना जा रहा है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद लास्ट आता है अवशिष्ट उत्पादन। अपशिष्ट उत्पादन क्या होता है कि मृत जैविक पदार्थ का अपघटन के बाद बचा शेष भाग ये हमारा अपशिष्ट उत्पादन कहलाता है। जो भी मृत जैविक पदार्थ है उसका अपघटन होने के बाद जो भी हमारा अवशेष बचता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट उत्पादन कहते हैं। ये फिर से जो है कहां चले जाता है, ये फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो अपशिष्ट उत्पादन जो है आप समझते होंगे किसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा प्रवाह के बारे में। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो आपको पता है इस प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र सोर्स सूर्य है। ठीक है, एकमात्र सोर्स जो है हमारा सूर्य है। यही जो है पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी का कार्य करता है। इस सौर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की क्षमता किसके अंदर है, वो है हमारे उत्पादकों के अंदर। वही जो है इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो
ये जो एनर्जी है जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लेते हैं उसको जो है कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद उनका अपघटन होता है। अपघटन के बाद वो एनर्जी फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, और इस तरीके से जो है एक चक्र जो है चलता रहता है। अंतरिक्ष से फिर एनर्जी हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आ जाएगी, उत्पादक के बीच में आ जाएगी, उत्पादक से फिर जो है उपभोक्ता लेंगे, फिर से जो है उनका अपघटन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहता है। तो आपको जो है ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स के 2 रूल याद होंगे। ऊष्मा गतिकी के नियम, थर्मोडायनेमिक्स के 2 रूल हैं। पहला है, आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है हो सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है या सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। उसका जो है एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कभी भी 100% नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, अर्थात अगर एनर्जी को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में भेजा जाए, ठीक है, तो कभी भी 100% एनर्जी कभी भी ना तो वर्क में चेंज हो सकती है और ना ही कभी भी वर्क जो है 100% एनर्जी में बदल सकता है। ठीक है, ना तो ऊर्जा का 100% रूपांतरण वर्क में हो सकता है और ना ही जो हमारा कार्य है उसका 100% रूपांतरण एनर्जी में हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, उस कार्य को करने में, ठीक है, मतलब उस ट्रांसफर में क्या होता है कि हमें श्वसन के दौरान या किसी अन्य चीजों में उस एनर्जी का उसमें से कुछ भाग जो है यूज कर लिया जाता है और कुछ भाग ही क्या होता है एक रूप से दूसरे रूप में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होता है। ये बात आप समझना अच्छे से। तो इसी को लेके लिंडमैन ने एक नियम दिया, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लिंडमैन का 10% लो। ठीक है, लिंडमैन का 10% का नियम। इनका कहना यह था कि ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। अर्थात ऊर्जा का एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। मात्र और मात्र 10% की जो है एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। अर्थात अगर जो हमारे उत्पादक हैं
ठीक है, वो 100 कैलोरी ऊर्जा जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इसका मात्र 10% हमारे प्राथमिक उत्पादकों में जाती है, उपभोक्ताओं में जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता में जाती है। ठीक है, तो यहां पे कितनी जाएगी, 10 का 10% कितना हो गया, 10 कैलोरी। इसके बाद इनको जब द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, तो यहां पर भी ये कितनी जाएगी, मात्र 10%। ठीक है, तो यहां कितनी जाएगी, 1 कैलोरी। इस तरीके से ऊर्जा जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही जाती है। अब आप सोचो कि आप जो है चिकन खाते हो किस लिए, कि उससे जो हमें ताकत मिलेगी, मोटे होंगे, लेकिन वो कौन से ट्रॉपिक लेवल का है, प्राइमरी का तो नहीं है। ठीक है, अर्थात वो जो हम ताकत हरी सब्जी खाने से ले सकते हैं, वो कभी भी चिकन खाने से नहीं आ सकती। ठीक है, ये हमारे एक वहम है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को खा के वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, तो केवल 10% ही तो गई होगी। अगर किसी ने पेड़ पौधे खाए, हरी घास खाई, कुछ खाया, ठीक है, तो उसके अंदर जो है, अगर यहाँ पे पेड़ पौधों में 100 कैलोरी है, तो उसमें जो है केवल 10 कैलोरी गई होगी। उसको मुर्गिया को तुमने खा लिया, तो उसमें जो है आप में कितनी आई, 1 कैलोरी आई। ठीक है, क्योंकि आप जो है उसके अगले ट्रॉपिक लेवल के हो। तो फायदा किसको खाने में है, जो हमारे हरे पेड़ पौधे साग सब्जी है। तो आप जो है समझ गए होंगे किस तरीके से जो है ऊर्जा का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में परिवर्तन, स्थानांतरण होता है। ये लिंडमैन का 10% का नियम है। और याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। बताऊंगा पिरामिड क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पिरामिड हैं, उन सबके बारे में बताऊंगा, कौन सा उल्टा होता है, कौन सीधा होता है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है यहां तक जो है नोट करिए। इसके बाद जो है अगली वीडियो में फिर हम जो है आगे बात करेंगे ऊर्जा पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, तो आप जो है तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है इसी तरीके से अपना रिस्पॉन्स देते रहें। कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट करें। वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी हमारी खराब है, लेकिन जल्द ही अगर आपका सही हो रहा तो इसको सही कर लिया जाएगा। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। अभी थोड़ा मजबूर है, तो आप जो है इस चीज को समझिए और जो है अपना साथ और सहयोग देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।